हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग स्टूडेंट अच्छे हैं और अपनी बोर्ड की तैयारी आप लोग अच्छे से कर रहे हैं। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में क्लास 12 इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र के जितने भी स्टूडेंट हैं 1 मार्च 2023 को पेपर देने वाले हैं, तो आज का ये वीडियो मैराथन वीडियो है, क्योंकि आज के इस वीडियो में सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हम आपको बताने वाले हैं जो आपके 1 मार्च में बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद में आपका 100 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं और सभी क्वेश्चंस को हम आपको प्रश्न सहित उत्तर बताते हैं। तो स्क्रीन पर सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे जो आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न होता है। यदि आपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो भी आप जाकर देख सकते हैं, और एक वीडियो हमारा कल सुबह आएगा तो वो वीडियो भी आप प्लीज चेकआउट कीजिएगा। लेकिन आज की इस वीडियो में सबसे पहले हम अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन और जो भी क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं उसको सबसे पहले हम देखेंगे। तो देखिए आपकी स्क्रीन पर ये रहा पहला प्रश्न, क्या दिया हुआ है, संसाधनों से क्या अभिप्राय है। क्या है, हम प्रश्न सहित उत्तर बताएंगे। जो आपका अति लघु उत्तरीय का 3 नंबर का प्रत्येक आपका एक प्रश्न पूछा जाता है। तो सभी हम आपके पूरे बुक का निचोड़ आज हम बताने वाले हैं। पूरी किताब आज की इस वीडियो में खत्म होने वाला है। तो जो पहला प्रश्न क्या दिया हुआ है, संसाधनों से क्या अभिप्राय है, यानी संसाधनों से जो है आपका अभिप्राय क्या है। तो इसका आंसर देखिए, अर्थशास्त्र के जितने भी स्टूडेंट हैं, देखिए संसाधनों से अभिप्राय उन वस्तुओं तथा सेवाओं से है जिनका उपयोग अन्य वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन करने में होता है। क्या है, पहले आप समझ लीजिए, क्वेश्चंस को आप समझिए, उसके बाद में राइट आंसर देखिएगा, नहीं तो आप वीडियो को रोक कर भी ज़्यादा जानने के लिए समझ सकते हैं। तो देखिए जो इससे अभिप्राय है, उदाहरण के तौर पर क्या ले सकते हैं, भूमि, श्रम, औजार तथा मशीनें इत्यादि जो कि संसाधनों से इनका अभिप्राय है। आप देख सकते हैं जो इनका संसाधनों से अभिप्राय है ये सभी हैं। दूसरा पूछा गया है, मांग लोचदार कब होता है। जो मांग है ये लोचदार कब होती है या कब होता है ये बताना है आपको। तो इसका आंसर देखिए, ज़्यादा बड़ा नहीं होता है क्योंकि 3 नंबर का प्रश्न है और ये आपका 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि 8 तिरिक 24 नंबर आपका कंप्लीट करा देती है। तो जो मांग लोचदार है ये कब होती है, तो इसका आंसर देखिए, मांग लोचदार तब कहलाती है जब मांगी गई मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन कीमत में प्रतिशत परिवर्तन से अधिक होता है, तो मांग लोचदार होती है, याद रखिएगा। तीसरा देखिए क्या है, क्या दीर्घकाल में, पहला प्रश्न आप पढ़िए क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट गलती यहीं पे करते हैं, बाद में कमेंट करते हैं कि सर जो बताया था आया नहीं। आप पहले क्वेश्चंस को समझिए, उसको समझने के बाद में, क्योंकि 15 मिनट जो भैया दिया जाता है आपका यही करने के लिए दिया जाता है। 3 घंटा जो आपका देता है वो पेपर को हल करने के लिए दिया जाता है। तो आप क्या कीजिए, 15 मिनट पहले पेपर को ध्यान से शांति से मन लगाकर पढ़िए, उसके बाद में ये आंसर दीजिएगा। तो तीसरा क्या, क्योंकि मैराथन वीडियो है इसमें कुछ भी हो सकता है। तो देखिए, क्या दीर्घकाल में कुछ स्थिर लागत होती है, यदि नहीं होती है तो क्यों। जो दीर्घकाल है इसमें जो स्थिर लागत होती है क्या होती है, नहीं होती है तो क्यों नहीं होती, इसके बारे में बताना है। तो इसका आंसर देखिए थोड़ा एक बड़ा में आ जाता है, क्योंकि इसमें जो रिक्वायरमेंट होती है वो आपका 25 क्या है, 24 या 25 शब्द से ऊपर रहना चाहिए। तो दीर्घकाल में किसी फर्म की कोई लागत स्थिर नहीं होती है। दीर्घकाल में उत्पादन के सभी कारकों में परिवर्तन लाया जा सकता है। एक फर्म निर्गत के विभिन्न स्तरों का उत्पादन करने के लिए दीर्घकाल में दोनों कारकों में साथ साथ परिवर्तन ला सकता है, जो कि दीर्घकाल में स्थिर लागत होती है या नहीं होती है। तो आप देख सकते हैं इसका आंसर किस प्रकार से हुए। इसी प्रकार से आपका सारा जो प्रत्येक रहेगा अति लघु उत्तरीय का, क्योंकि हम पूरे चैप्टर का, पूरे बुक का एक एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट अति लघु उत्तरीय को लेकर आया हूँ। अब हमारा आ चुका है चौथा, क्या है, संप्राप्ति किसे कहते हैं। जो संप्राप्ति है आप इसको समझिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, तो ये इतना ही पूछा जा सकता है, जो ये है इतना ही पूछ लिया जा सकता है, इतना नहीं पूछा जाएगा। तो काफ़ी स्टूडेंट यहीं पर घबरा जाते हैं। तो देखिए संप्राप्ति, इसका यानी आपको परिभाषा देना रहता है। जैसे संप्राप्ति से आपका आशय क्या है, संप्राप्ति आप किसे कहते हैं, संप्राप्ति से किसे समझते हैं। तो ये सारा जो है कई प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन याद रखिएगा जो इसका सटीक उत्तर होगा ये होगा, एक फर्म द्वारा अपने उत्पाद को बेचने से प्राप्त होने वाली मौद्रिक, क्या है, जो होने वाली मौद्रिक प्राप्तियां, ब्रैकेट में आप कुल रकम रख लीजिए, कुल रकम को संप्राप्त कहते हैं। ये आपको याद करना, जो संप्राप्त है इसी को कहते हैं। चौथा प्रश्न देख सकते हैं, ज़्यादा बड़ा में नहीं देना, काफ़ी स्टूडेंट सोचते हैं 8 मतलब 8 क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं 24 नंबर का, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और इसीलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इससे सारे क्वेश्चन हैं। हम इसमें और भी आगे बताएंगे जो पूरे बुक से
रिलेटेड रहेंगे, सारे आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और जो भी रिलेटेड रहेगा सारा बताएंगे। यदि आप तैयार कर लेंगे तो बोर्ड एग्जाम में यही सब आपका पूछा जाएगा। देखिए स्टूडेंट, स्क्रीन पर अब हमारे आ चुका है पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए संतुलन कीमत से आप क्या समझते हैं, यानी जो संतुलन कीमत है इससे आप क्या समझते हैं, इसका परिभाषा आपको देना है। तो इसका आंसर देखिए क्या है, संतुलन कीमत वो कीमत होती है जिस पर किसी वस्तु की बाजार मांग उसकी पूर्ति के बराबर होती है। क्या है जो संतुलन कीमत है, इससे आप ये समझते हैं कि संतुलन कीमत वो कीमत होती है जिस पर किसी वस्तु की बाजार मांग उसकी पूर्ति के क्या होती है, बराबर होती है, उसी को हम संतुलन कीमत कहते हैं। पांचवा प्रश्न होगा, आप देख सकते हैं किस प्रकार से इसका आंसर देना था, इसी प्रकार से देना है। आप देख सकते हैं ज़्यादा बड़ा में नहीं देना, जितना पूछा गया है उतना ही दीजिए, क्योंकि टाइम बचाने के लिए आपको ये करना पड़ेगा। अब देखिए 6 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया है, फर्म के द्वारा प्राप्त लाभ का क्या अभिप्राय है। जो फर्म है इसके द्वारा जो प्राप्त लाभ है इससे अभिप्राय क्या है, इसका आंसर देना है। तो इसका आंसर देखिए किस प्रकार से है, फर्म के द्वारा प्राप्त लाभ फर्म द्वारा प्राप्त संप्राप्ति से उपगत लागत को घटाने पर जो संप्राप्त के बराबर होता है, अर्थात लाभ बराबर कुल संप्राप्त कुल लागत होती है। जो फर्म के द्वारा जो प्राप्त लाभ या क्या अभिप्राय है, इससे आप देख सकते हैं इसका आंसर ये हो जाएगा। ये टॉपिक आप तैयार कर लीजिए, बोर्ड में आपका 100 में से 100 नंबर पूरा कंफर्म कर लीजिए, क्योंकि 30 सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। देखिए पहला हमारा टॉपिक है इकोनॉमिक्स का सकारात्मक तथा आदर्शात्मक अर्थशास्त्र में भेद बताइए। बहुत ही महत्वपूर्ण ये टॉपिक है आपका, सकारात्मक तथा आदर्शात्मक अर्थशास्त्र में भेद बताइए। दूसरा आपका महत्वपूर्ण टॉपिक है मांग का नियम क्या है, यानी जो मांग का नियम है ये क्या है, ये इसके बारे में आपको बताना है। ये भी आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद में तीसरा आपका टॉपिक है, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा 30 सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो इस वीडियो में हम 30 सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर करें हैं, जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दो तो हमने बता दिया, तीसरा आपका उत्पादन में दीर्घकाल किसे कहा जाता है। इससे जो हमने इसमें बताया ये सभी का हमने वीडियो बना दिया है, आप हमारे चैनल पर जाएंगे मिल जाएगा। देखिए तीसरा आपका उत्पादन में दीर्घकाल किसे कहते हैं, ये आपका तीसरा टॉपिक हो गया। ये सब जो आपके चैप्टर से ही है, यानी जो पूरा बुक है पूरे बुक से ही लिया गया सभी महत्वपूर्ण टॉपिक है, याद रखिएगा। चौथा आपका है बाजार का अर्थ लिखिए, यानी जो बाजार है इसका आपको अर्थ लिखना, ये भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पांचवा है आपका भुगतान संतुलन को परिभाषित कीजिए, यानी जो भुगतान संतुलन है इसको आपको परिभाषित करना है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। 6 नंबर आपका जो टॉपिक है, देखिए सरकारी बजट में राजस्व प्राप्तियां क्या है, यानी जो बोर्ड एग्जाम में ये सभी जो टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ये टॉपिक से बाहर नहीं आएगा। बस इन्हीं टॉपिक को यदि आप तैयार कर लेते हैं तो मेरी गारंटी, यदि आपका जो 100 में से 100 पूर्णांक है जो इकोनॉमिक्स में बेसिकली जो अर्थशास्त्र में, यानी जो अर्थशास्त्र के स्टूडेंट है इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट है, 100 नंबर का बोर्ड एग्जाम में पेपर पूछा जाता है। तो यदि आप इसमें तैयार कर लेते तो 100 में से 100 यदि आपका आएगा। तो बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए हम बहुत ही ज़बरदस्त तैयारी करा रहे हैं, वो चाहे जो भी सब्जेक्ट का हो, वो जियोग्राफी का हो, सोशियोलॉजी का हो, इकोनॉमिक्स का हो, पॉलिटिकल साइंस का हो, होम साइंस का हो, एजुकेशन का हो, सभी का हम पूर्ण रूप से तैयारी करा रहे हैं, हिस्ट्री का हो, सभी का तैयारी करा रहे हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा इसी बात पर, क्योंकि हम ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक लाते रहेंगे। तो बोर्ड एग्जाम में ये सभी जो टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सातवां आपका है मुद्रा के 3 प्रमुख कार्य लिखिए, यानी जो मुद्रा है इसके 3 प्रमुख आपको कार्य लिखना है, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। 8वां आपका है आय, देखिए आय का वर्तुअल प्रवाह क्या है, यानी जो आय है इसका वर्तुअल प्रवाह क्या है, ये भी आपका चैप्टर का काफ़ी महत्वपूर्ण है। पूरे बुक जो आपका NCERT का बुक है पूरी बुक से ही लिया गया ये सभी महत्वपूर्ण टॉपिक है, ना कि कोई बाहर। तो आप जाएंगे पूरे बुक में ये प्रश्न को मिलाएंगे, इस टॉपिक को मिलाएंगे, आपको मिल जाएगा। देखिए 9th नंबर हमारा टॉपिक है पैमाने, देखिए 9th नंबर जो टॉपिक है पैमाने के प्रतिफल, यानी पैमाने के प्रतिफल से आप क्या समझते हैं इसके बारे में आपको बताना है। 10 नंबर आपका टॉपिक है 10वां इकोनॉमिक्स का बजट रेखा को परिभाषित कीजिए। जो बजट रेखा है इसको आपको परिभाषित करना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप कहेंगे और भी टॉपिक बनाने के लिए जो भी अदर सब्जेक्ट है, जैसे आपका जियोग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, सोशियोलॉजी, तो हम उस पर भी टॉपिक बताएंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो, जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, ना कि बाहर का। आप कहेंगे तो हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे, बस आप ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा। और सभी महत्वपूर्ण जो प्रश्न है इसका हम वीडियो बना रहे हैं सीरीज वाइज, और मॉडल पेपर को भी सॉल्व करा रहे हैं, तो आप जाएंगे हमारे चैनल पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर बात हो रही है बजट रेखा से आप परिभाषित कीजिए। 10 नंबर जो टॉपिक है ये भी आपका बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है। 11 नंबर आपका टॉपिक है, देखिए
काब डगलस उत्पादन लिखिए, यानी जो कॉब डगलस है इसका उत्पादन फल लिखिए, ये भी आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सभी जो टॉपिक है वीवीआई है, यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड एग्जाम से संबंधित है। 12 नंबर आपका है, देखिए उत्पादन की स्थिर लागत से क्या तात्पर्य होता है, यानी जो उत्पादन है इसके स्थिर लागत से तात्पर्य क्या होता है, ये भी आपका टॉपिक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 12 नंबर आपका टॉपिक हमने क्लियर कर दिया। 13 है आपका पूर्ण प्रतियोगिता की कोई 3 विशेषताएं लिखी, यानी जो पूर्ण प्रतियोगिता है इनकी कोई आपको 3 विशेषताएं लिखना है, ये भी आपका चैप्टर का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण ये आपका है इकोनॉमिक्स का, याद रखिएगा। 14 नंबर आपका प्रश्न है बजट का अर्थ लिखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमने आय के बारे में समझ लिया, मांग के नियम के बारे में, और बाजार का अर्थ लिखिए, लेकिन यहाँ पर बात हो रही है बजट का अर्थ आपको लिखना है। ये सभी जो है शॉर्ट में यानी छोटे छोटे क्वेश्चन है, कोई बड़ा भी हो सकता है लेकिन कोई छोटा भी है, तो याद रखिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण ये सभी टॉपिक है। हमने आपकी डिमांड पर ही बताया कि सर बोर्ड एग्जाम में बताइए किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम से आते हैं 100% यही आएंगे। तो इन सभी टॉपिक को तैयार कर लीजिए, मेरी गारंटी है कि आप 100 में से 100 लाना चाहते हैं तो इन सभी जो मैं महत्वपूर्ण 30 टॉपिक को बताने वाला हूं इसको आप पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए। इस सभी महत्वपूर्ण टॉपिक के प्रश्न को बोर्ड एग्जाम में आपको 100 में से 100 देखने को मिल जाएंगे। 15 नंबर आपका टॉपिक है भुगतान शेष संतुलन से क्या तात्पर्य है, यानी जो भुगतान शेष संतुलन है इससे आपका क्या तात्पर्य होता है, इसके बारे में बताइए। यानी ये देखिए यहाँ पर आपका इस प्रकार से लगा हुआ है डी, तो देखिए भुगतान शेष, यहाँ पर भुगतान शेष ब्रैकेट में इसके बाद में कटा हुआ है, संतुलन से क्या तात्पर्य होता है इसके बारे में भी आपको बताना है। तो यानी ये 15 टॉपिक हमारा क्लियर हो गया, बहुत ही महत्वपूर्ण ये टॉपिक था। आप देख सकते हैं ये टॉपिक हमारा जो था बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक था, ये देखिए। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं, जो 30 इसमें हमने टॉपिक को कवर किया है जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। याद रखिएगा जो इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इकोनॉमिक्स में याद रखिएगा सबसे ज़्यादा आपका 20% तो आ जाता है क्वेश्चन से रिलेटेड, यानी मैथ से रिलेटेड आपका सवाल आ जाता है। लेकिन यहाँ पर आपको क्या करना है, सारे को सॉल्व करना है। 30 जो महत्वपूर्ण हमने टॉपिक बताया हुआ है इनमें से यदि आप 30 में से यदि आप 25 को ही हल कर देते हैं तो मेरी गारंटी 100 में से 100 लेकर आएंगे। बस आप पढ़िएगा, सभी जो टॉपिक है इसके प्रश्न को आप पढ़िए, बोर्ड एग्जाम में काफ़ी अच्छी मार्क आपको देखने को मिल जाएंगे। देखिए 16 जो हमारा टॉपिक है समष्टि अर्थशास्त्र की सीमाएं बताएं, यानी जो समष्टि अर्थशास्त्र है इसकी आपको सीमाएं बताना है आपको। 17 नंबर आपका टॉपिक है मांग की कीमत, जो मांग की कीमत है लोच ज्ञात करने की अनुपातिक विधि का सूत्र लिखिए। यदि आप कहेंगे तो इस पर हम एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे, जो कि ये जो मैं टॉपिक बता रहा हूँ जो महत्वपूर्ण टॉपिक है ये, इस पर हम एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे जो कि प्रश्न सहित उत्तर रहेगा। तो बहुत ही ज़्यादा इसका जो प्रश्न है थोड़ा लंबा भी हो सकता है, तो बहुत ही समय लग जाएगा। तो आप कहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक मिलेगा इस वीडियो पर, और शेयर करेंगे यदि आप तो हम वीडियो बनाएंगे उस पर भी। बस आप कॉमेंट कीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। देखिए 17 नंबर जो टॉपिक है मांग की कीमत, देखिए मांग की कीमत लोच ज्ञात करने की अनुपातिक विधि का सूत्र लिखिए, ये भी आपका काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है 17 नंबर टॉपिक। 18 नंबर जो टॉपिक है देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इकोनॉमिक्स का। ये सभी जो मैं टॉपिक बता रहा हूँ आपकी बुक से रिलेटेड है, जो आपका न्यू बुक आया है एनसीईआरटी से रिलेटेड है। यूपी बोर्ड से एग्जाम से जो है स्टूडेंट है उनके लिए बहुत ही ज़्यादा ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है, टॉपिक है, प्रश्न है, चाहे जो भी आप समझ लीजिए, क्योंकि ये सभी यदि आप तैयार कर लेते हैं तो आपको 100 में से 100 नंबर आपको देखने को मिल जाएगा। मैं बार बार यही बता रहा हूँ। देखिए 18 नंबर जो आपका टॉपिक है राजस्व व्यय के कितने, यानी देखिए राजस्व व्यय के किन्हीं 3 मंदों के नाम लिखिए, यानी किन्हीं 3 मंदों के नाम लिखना है। 19 नंबर आपका टॉपिक है, देखिए अल्पकाल एवं दीर्घकाल में भेद कीजिए, यानी जो अल्पकाल और दीर्घकाल है इसमें आपको भेद करना है, ये भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए 20वां हमारा टॉपिक है पैमाने के प्रतिफल का अर्थ लिखिए। बहुत ही डिटेल में ये बताया गया है कि पैमाने के प्रतिफल का अर्थ लिखिए या परिभाषा लिखिए, जो भी टॉपिक है, क्योंकि इसमें जो होता है पैमाने के अर्थ फल में बेसिकली यहाँ पर आपका परिभाषा भी पूछ सकता है। तो यहाँ पर अर्थ लिखना है आपको, यहाँ पर अर्थ की बात हो रही तो आपको जो पूछा गया है वही लिखिए, फालतू मत लिखिएगा, क्योंकि फालतू लिखेंगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा और काफ़ी जो होती है, यानी आपका 2 नंबर का है तो 2 नंबर के ही हिसाब से आपका उसको प्रश्न का उत्तर देना है, ना कि बढ़ा चढ़ाकर लिखेंगे तो भी 2 नंबर दिए जाएंगे। तो इस समय आपको क्या करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि 3 घंटा 15 मिनट दिए जाते हैं, तो 15 मिनट को आपको पेपर में पढ़ने में लगाना है और 3 घंटा आपको पेपर को हल करने में लगाना है। टाइम को वेस्ट मत कीजिए और तैयारी कीजिए। 21 नंबर जो है ये सभी जो टॉपिक यदि आप तैयार कर लेते हैं तो बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट
होगा। देखिए हमारा 21 नंबर टॉपिक है, सार्वजनिक वस्तु किसे कहते हैं, यानी जो सार्वजनिक वस्तु है ये किसे कहते हैं इसके बारे में बताना है। 22 है आपका औसत संप्राप्ति, यानी औसत संप्राप्ति वक्र किसे कहते हैं इसके बारे में भी आपको बताना है। 23 नंबर आपका जो टॉपिक है इकोनॉमिक्स का, केंद्रीय बैंक के प्रमुख कार्यों का संक्षिप्त व्याख्या कीजिए, यानी जो केंद्रीय बैंक है इसके प्रमुख कार्यों का क्या करना है, संक्षिप्त व्याख्या करना है, इसके बारे में भी करना है आपको। 24 नंबर आपका टॉपिक है सीमांत लागत, यानी देखिए सीमांत लागत ब्रैकेट में एमसी एवं औसत लागत ब्रैकेट में एसी क्या है, यानी यहाँ पर सीमांत लागत एमसी एवं औसत लागत एसी क्या है इसके बारे में भी बताना है। 25 नंबर आपका सबसे महत्वपूर्ण जो टॉपिक है, सरकारी बजट के उद्देश्यों को संक्षेप में समझाइए, डिटेल में आपको समझाना है, इसके उद्देश्य क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, संक्षेप में आपको बिल्कुल, यानी जो पॉइंट वाइज है उसको समझाना है। पॉइंट वाइज समझाएंगे तो एग्जामिनर जो है जल्दी से समझेगा, और यदि आपने उसमें घूचा फूचा होगा, यानी जैसे पॉइंट 1 नंबर यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल के तौर पर एक यहाँ पर आपने लिख दिया, उसके बाद में 3 लिख दिया, तो ये आपका पॉइंट वाइज नहीं होगा क्योंकि ये गलत होगा। यहाँ पर 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा, यानी पॉइंट वाइज लिखेंगे तो एग्जामिनर को भी समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। 26 नंबर जो हमारा टॉपिक है 26, देखिए तैरती विनिमय दर से आप क्या समझते हैं। देखिए जो तैरती विनिमय दर है इससे आप क्या समझते हैं, आपको समझ में आएगा। देखिए यहाँ पर क्या है कि विनिमय दर से आप क्या समझते हैं इसके बारे में कंफर्म हो गए। चलिए देखते हैं। देखिए 27 नंबर जो हमारा है 1929, यानी जो 1929 की महामंदी का वर्णन कीजिए, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हमारी जो आवाज़ है वो थोड़ी तेज़ है, तो आप कहेंगे तो स्लो भी हो सकती है, तो ये थोड़ी तेज़ हमारी आवाज़ हो जाती है। देखिए 1929 की महामंदी का वर्णन कीजिए, यानी जो 1929 है इसकी महामंदी का आपको क्या करना है, वर्णन करना है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रख सकते हैं, याद रखिएगा। ये सभी जो टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और ये 30 टॉपिक में से तैयार कर लेते तो मेरी गारंटी 30 में से तैयार करते तो 100 में से 100 नंबर आपको देखने को बोर्ड एग्जाम में मिल जाएंगे। क्योंकि बोर्ड एग्जाम में जो होता है ना, क्या होता है कि टॉपिक जो आपका होता है इसी टॉपिक से, और इसी जो मैं टॉपिक बता रहा हूँ इससे यदि बाहर आया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना अनसब्सक्राइब भी कर सकते हैं। यदि इससे बाहर आ गया तो आप इसको पढ़िए। इनमें से यदि आपका, देखिए जो ये सब मैं बता रहा हूँ इसका यदि आप कहेंगे उसका प्रश्न का उत्तर लाने के लिए, यानी जो टॉपिक बता रहा हूँ इसका उत्तर लाने के, तो हम उस लाएंगे। बस आप कमेंट कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और चैनल पर रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही बोर्ड एग्जाम की तैयारी ज़बरदस्त कराते रहेंगे और वीडियो हम रेगुलर अपलोड करते रहेंगे जो आपकी तैयारी को और भी बेटर बनाएगी। देखिए 28 जो हमारा टॉपिक है व्यष्टि अर्थशास्त्र तथा समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर बताना है आपको। अंतर किस प्रकार से, यानी डिफरेंस बताना है कि जो व्यष्टि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं तथा समष्टि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है, ये बताना है। 29 नंबर हमारा टॉपिक है लाभ। देखिए 29 नंबर जो टॉपिक है लाभ अधिकतम करणीय। देखिए लाभ अधिकतम करणीय को परिभाषित कीजिए, यानी यहाँ पर आपको परिभाषित की बात हो रही है तो परिभाषित कीजिए, इसके बारे में भी आपको बताना है। उसके बाद में 30 नंबर जो हमारा आखिरी टॉपिक है इस वीडियो का, याद रखिएगा इस वीडियो का आखिरी टॉपिक है, और क्लास 12 जो इकोनॉमिक्स के इसके टॉपिक है। देखिए 30 नंबर जो हमारा टॉपिक है बेरोजगारी की दर की परिभाषा दीजिए, यानी जो बेरोजगारी है इसकी दर की आपको क्या करना है, परिभाषा देना। ये भी आपका बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये सभी जो महत्वपूर्ण टॉपिक है 30 सबसे महत्वपूर्ण ज़्यादा टॉपिक है, याद रखिएगा। ये सभी यदि आप टॉपिक तैयार कर लेते हैं तो बोर्ड एग्जाम में 100 में से 100 आपको मार्क देखने को मिल जाएंगे, मार्क्स आपको देखने को मिल जाएंगे। हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग स्टूडेंट अच्छे होंगे, अपनी बोर्ड की तैयारी आप लोग अच्छे से कर रहे होंगे। स्टूडेंट आज का ये वीडियो क्लास 12 अर्थशास्त्र की जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में सभी महत्वपूर्ण प्रश्न आपको बताने वाले हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में 30 नंबर पक्का कर देगा। तो देखिए कौन कौन से वो प्रश्न है, क्योंकि ये भैया लॉन्ग क्वेश्चन है, याद रखिएगा, जो कि 10 नंबर का एक एक प्रश्न होता है। टोटली आपका 3 प्रश्न पूछा जाता है। तो आज काफ़ी स्टूडेंट कमेंट किया था कि सर आप लॉन्ग क्वेश्चन पर वीडियो बनाइए, तो आज का ये वीडियो उन्हीं पर है। शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहला जो प्रश्न है स्क्रीन पर क्या है, मांग की लोच से आप क्या समझते हैं। इसके क्या है, देखिए इसकी विभिन्न श्रेणियों का सचित्र ब्रैकेट में आपका रेखा ग्राफ वर्णन कीजिए, यानी जो मांग का लोच है इससे आप क्या समझते हैं। ये आपका विस्तृत उत्तरीय या दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी कह सकते हैं, क्योंकि 250 वर्ड में इसका शब्द सीमा होता है। 300 शब्दों में भी आप इसका आंसर दे सकते हैं। 10 नंबर का रहता है प्रत्येक प्रश्न, 3 प्रश्न शायद पूछा जाता है।
तो क्या है पूछा गया है कि जो मांग की लोच है इससे आप क्या समझते हैं, इसका पहले आप आंसर यहाँ तक दे दीजिए। उसके बाद में इसकी विभिन्न श्रेणियाँ जो है इसका सचित्र में आपको रेखा ग्राफ के साथ में वर्णन करना है। ये आपका एनसीईआरटी का प्रश्न है, 2020 और 22 में ये प्रश्न पूछा गया था। जो पहला आपका प्रश्न है आप देख सकते हैं किस प्रकार से प्रश्न है, इसका आपको डिटेल में आंसर देना रहेगा। उसके बाद में देखिए दूसरा प्रश्न क्या है, सीमांत लागत ब्रैकेट में आपका एमसीए औसत लागत ब्रैकेट में एसी क्या है, इनके संबंधों का रेखा चित्र से स्पष्ट कीजिए। यानी जो इसका संबंध है आपको रेखा चित्र से स्पष्ट करना होगा। 2019 और 20 और 22 में ये प्रश्न पूछा गया था, जो आपका दूसरा प्रश्न है। ये सारा जो मैं प्रश्न बता रहा हूँ आप इस कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए, सारे प्रश्नों को नोट करते चले जाइए क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और ये आपका जो प्रश्न है, प्रश्न का उत्तर यदि आपको चाहिए तो आप अपने बुक में जाइए और सारे प्रश्न को नोट करके रखिए। सारे क्वेश्चन का आंसर आपको बुक में मिल जाएगा, वहाँ से आप जाकर तैयार कर सकते हैं। तो आज का ये वीडियो सबसे ज़्यादा खास होने वाला है जो इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं बेसिकली। देखिए तीसरा प्रश्न क्या है, राष्ट्रीय आय से आप क्या समझते हैं, सकल घरेलू उत्पाद तथा कल्याण पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यानी जो राष्ट्रीय आय है इससे बेसिकली आप क्या समझते हैं, और सकल जो घरेलू उत्पाद है तथा कल्याण पर एक संक्षिप्त टिप्पणी आपको लिखना है। तो ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है 2019, 2018, 17, उसके बाद में 16, 19, 20, 22 में पूछा गया था। एनसीईआरटी का जो प्रश्न है 16, 17, 18, 19, 20 और 22 में सारा प्रश्न पूछा गया था। सारा प्रश्न आपका एनसीईआरटी बुक से लिया गया है, तो सारे प्रश्नों को आप मिला सकते हैं। उसके बाद में देखिए चौथा प्रश्न क्या है, ये सारा विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है और विस्तृत उत्तरीय प्रश्न का डिमांड काफ़ी रहता है क्योंकि 30-30 नंबर का है। 30 नंबर आपका तुरंत कंफर्म करा देगा 100 में से यदि आप तैयार कर लेते हैं। तो चौथा प्रश्न देखिए क्या है, केंद्रीय बैंक की शाख नियंत्रण विधियों की व्याख्या कीजिए। जो केंद्रीय बैंक है इसका जो शाख नियंत्रण है इसकी विधियों को आपको क्या करना है, व्याख्या करना है। बिल्कुल संक्षेप में इसका आंसर देना है, तो इसको भी आप पढ़ लीजिएगा, राइट आंसर आप दीजिएगा क्योंकि बोर्ड एग्जाम में राइट आंसर का ही डिमांड रहता है। यदि आप इस कॉन्सेप्ट को पढ़ लेते हैं, यानी जो चौथा प्रश्न है इसका जो केंद्रीय बैंक और शाख नियंत्रण की जो विधियां है इसको आप समझ लेते हैं तो अपने शब्दों में भी आप प्रेजेंट कर सकते हैं। क्योंकि भैया ये अर्थशास्त्र है और अर्थशास्त्र में ज़्यादा से ज़्यादा किताबी भाषा ही पसंद किया जाता है। पांचवा देखिए क्या है, पांचवा प्रश्न, स्थिर ब्रैकेट में आपका है फिक्स्ड, क्या है ब्रैकेट में फिक्स्ड विनिमय दर और तिरती, क्या है तिरती ब्रैकेट में फ्लेटिंग विनिमय दर से अंतर स्पष्ट कीजिए, इनके गुण दोष का उल्लेख कीजिए। यानी जो ये पांचवा प्रश्न पूछा गया है इनमें बेसिकली आप तो अंतर यानी डिफरेंस बताना होगा और इनके जो गुण दोष हैं इसका उल्लेख करना होगा। एनसीईआरटी का ये प्रश्न है 2022 में पूछा गया था, शायद पिछले साल ही पूछा गया था। 10 नंबर का प्रश्न है और प्रश्न भैया धांसू है इसलिए क्योंकि 10 नंबर का प्रश्न है और इसमें आपको इसका पूरा आपको अंतर भी स्पष्ट करना पड़ेगा दोनों में, स्थिर इसके बाद में तृतीय रेटिंग और गुण दोषों का भी इसका उल्लेख करना होगा। तो 250 या 300 शब्दों में इसका एक आंसर रहता है, तो देना पड़ेगा आपको। उसके बाद में देखिए क्या है अगला प्रश्न, ये नंबर प्रश्न देखिए स्टूडेंट, समष्टि अर्थशास्त्र क्या है और समष्टि अर्थशास्त्र की विषय वस्तु की विवेचना कीजिए। यानी जो समष्टि अर्थशास्त्र ये आपका खंड खा से प्रश्न शायद लिया गया है, जो पहला चैप्टर है खंड खा का वो आपका है 6 नंबर प्रश्न है। और समष्टि अर्थशास्त्र क्या है, समष्टि जो अर्थशास्त्र है इसकी विषय वस्तु की आपको विवेचना करना है। इसका आंसर भी आपको सटीक में देना है, 1-2 पॉइंट के हिसाब से जब देंगे तो सारा कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। उसके बाद देखिए 7वां प्रश्न क्या है, सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपसे रिक्वेस्ट है यदि आप वीडियो देख रहे हैं तो कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए। सारे प्रश्न जो मैं प्रश्न बता रहा हूँ ये बहुत ही महत्वपूर्ण है प्रश्न है और यदि आप तैयार कर लेते हैं तो इनमें से आपका जो 3 प्रश्न पूछा जाता है, मैं पूरी गारंटी तो नहीं लेता हूँ लेकिन हाँ 2 या 3 आपका जो 3 ही प्रश्न पूछे जाते हैं और यदि जो मैं 15 या 16 आपको बताने वाला हूँ तो पूरा यदि आप पढ़ लेंगे तो उनमें से एक ना एक तो आपका बोर्ड एग्जाम में आ ही जाएगा और आप काफ़ी अच्छे मार्क्स लेकर आएंगे यदि आप पढ़ लेते हैं। तो जो 7वां प्रश्न है कि अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं की विवेचना कीजिए। केंद्रीय जो समस्याएं इसकी विवेचना आपको करना है। 2020 और 22 में भी ये प्रश्न पूछा गया था, एनसीईआरटी से लिया गया है। उसके बाद में देखिए 8वां प्रश्न क्या है, एक पूर्ण प्रतियोगिता
जो एक पूर्ण प्रतियोगिता है, बाजार में प्रत्येक फर्म दीर्घकाल में केवल सामान्य लाभ ही अर्जित करती है, विस्तार से समझाइए। यानी जो एक पूर्ण प्रतियोगिता है, बाजार में जो प्रत्येक फर्म दीर्घकाल में केवल जो सामान्य लाभ है ये अर्जित करती है, विस्तार से आपको समझाना, इसका कॉन्सेप्ट पूरा डिटेल में देना है। उसके बाद में देखिए क्या है, 2018, 20 और 22 में ये प्रश्न पूछा गया था। तो सारा प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट है और बुक से ही लिया गया है। और यदि आपको इसका आंसर चाहिए तो अपने बुक में जाकर ढूंढेंगे तो सारा आंसर मिल जाएगा। बस आप वीडियो को लास्ट तक देख लीजिए और सारा जो प्रश्न बता रहा हूँ नोट करते रहिए, क्योंकि इससे आएगा। और यदि बाद में आप कमेंट करेंगे, बाद में काफ़ी स्टूडेंट कमेंट करते हैं कि सर आपने जो बताया था वो आया नहीं। तो भैया जब आप पूरा लास्ट तक वीडियो देखेंगे, उसको समझेंगे, जो मैं प्रश्न बता रहा हूँ उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, याद करेंगे, तब तो आपको समझ में आएगा। नहीं तो काफ़ी स्टूडेंट बीच में ही वीडियो को स्किप करके चले जाते हैं। तो ये नहीं करना, आपको पूरा प्रश्न को कॉपी पेन में आराम से नोट कर लेना है। वीडियो को रोक रोक कर भी आप नोट कर सकते हैं, कोई कहीं पर नहीं जा रहा है। 9th नंबर प्रश्न देखिए क्या है, देशीय कारक आय। क्या है, देशीय कारक आय के घटक बताइए। राष्ट्रीय आय ज्ञात करने के लिए इसमें क्या जोड़ा जाता है, क्यों जोड़ा जाता है, पूरा बताना है। इसका आंसर आपको डिटेल में देना है। 10 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, वाणिज्यिक बैंकों की साख सूजन की क्रियाविधि को समझाइए। जो वाणिज्यिक बैंक है इसके जो साख सूजन, इसकी आपको क्रियाविधि को समझाना है। पॉइंट वाइज आंसर दीजिए। जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है, हमने एक वीडियो बनाया है जिसमें हमने बताया है कि जो लॉन्ग क्वेश्चन है इसको किस प्रकार से आप याद करें, किस प्रकार से उसका आंसर दें पॉइंट वाइज, ताकि एग्जामिनर जो है आपको 10 में 10 पूरा दे सके। तो हमने उस पर भी वीडियो बनाया है, वो वीडियो भी आप जाकर इकोनॉमिक्स का सर्च कर सकते हैं। एनसीईआरटी से लिया गया है। 18, 20, 22 में ये प्रश्न पूछा गया था। 10 नंबर प्रश्न। 11 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, दो सेक्टर मॉडल। क्या है, जो दो सेक्टर मॉडल में आय का निर्धारण कैसे होता है, इसका आंसर दीजिए। दो आय का जो बेसिकली निर्धारण होता है किस प्रकार से होता है, इसका आंसर आपको 11 नंबर प्रश्न में देना है। पूरा जो कॉन्सेप्ट रहता है आपका, छोटा प्रश्न भी पूछ लिया गया है लेकिन उसका आंसर आपको ज़्यादा बड़ा में लिखना होगा, क्योंकि 300 शब्दों में इसका शब्द सीमा होता है। 250 में भी लिख देंगे तो कोई बात नहीं, एग्जामिनर आपको 10 नंबर देकर चला जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद में देखिए 12 नंबर प्रश्न क्या है, भुगतान संतुलन से क्या अभिप्राय है। भुगतान संतुलन के चालू खाते और पूंजी खाते के विषय में समझाइए। जो भुगतान संतुलन है बेसिकली इससे आप क्या समझते हैं, इसका अभिप्राय क्या है, और इसके जो चालू खाते और पूंजी खाते विषय में समझाइए। क्योंकि जो अर्थशास्त्र का है भैया ये पूरा मैथ से रिलेटेड आपका रहता है और ये इतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि भैया आपका मैथ है। तो मैथ से आपका 30 या 50% ये आपका इसमें अर्थशास्त्र में दिया गया है, क्योंकि अर्थशास्त्र का ही अर्थ है अर्थव्यवस्था को लागू करना, अर्थव्यवस्था को समझाना। तो 12 नंबर प्रश्न में भी हमारा ये होगा। अब चलिए देखते हैं हमारा 13 नंबर प्रश्न क्या है। देखिए 13 नंबर भी प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वस्तु एवं सेवा कर। जो वस्तु 13 जो प्रश्न है देखिए क्या है, जो वस्तु एवं सेवा कर ब्रैकेट में आपका जीएसटी से आप क्या समझते हैं। पुरानी कर व्यवस्था के मुकाबले जीएसटी व्यवस्था कितनी श्रेष्ठ है, इसकी श्रेणियों की व्याख्या कीजिए। कितनी जो श्रेष्ठ है इसकी आपको श्रेणियों की व्याख्या करनी है। 13 नंबर प्रश्न है, थोड़ा बड़ा भी प्रश्न पूछा जा सकता है, घबराना नहीं है। आपको 15 मिनट दिए जाते हैं पेपर को पढ़ने के लिए। तो जो प्रश्न नहीं आता, यदि आप पेपर को पढ़ेंगे, समझेंगे, 15 मिनट उसमें लगाएंगे तो आपको पूरा ऑटोमेटिक माइंड में बनना स्टार्ट हो जाएगा प्रश्न का उत्तर। बस आप प्रश्न को समझिए, उसके बाद में ही आंसर दीजिए। 14 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, श्रम बाजार। जो श्रम बाजार में मजदूरी निर्धारण को सविस्तार समझाइए। जो मजदूरी निर्धारण है इसकी आपको सविस्तार समझाना है, डिटेल में बताना है कि श्रम बाजार किसे कहते हैं। जो मजदूर लोग हैं ये श्रम बाजार में किस प्रकार से अपना जीवन यापन करता है, किस प्रकार से इसका पूरा विस्तार है श्रम विभाजन का। तो इसका संक्षेप में आपको पॉइंट वाइज आंसर देकर समझाएंगे तो और भी अच्छा रहेगा, किताबी भाषा देंगे तो और भी अच्छा रहेगा। तो भैया दोनों बेटर है, लेकिन आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा तो आप क्या कीजिए, आप पॉइंट वाइज दीजिए। पॉइंट वाइज आंसर देंगे तो एग्जामिनर को भी पढ़ने में दिक्कत नहीं होगी और वो सीरियल वाइज से पढ़ते चला जाएगा, जिससे वो एग्जामिनर आपको 10 में 10 पूरा देकर जाएगा। 15 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, अल्पकालीन उत्पादन फलन। क्या है, जो 15 नंबर प्रश्न है, अल्पकालीन उत्पादन फलन कारक के प्रतिफल की प्रकट, जो प्रतिफल है को प्रकट करता है, जबकि दीर्घकालीन उत्पादन फलन पैमाने के प्रतिफल को प्रकट करता है। तो बेसिकली ये आपका एनसीईआरटी का प्रश्न है। 2018, 19, 20 और 22 में ये प्रश्न लिया गया था।
ये प्रश्न पूछा भी गया था, ये आपको याद रखना है। तो जो पेपर दिए होंगे इन सभी में उनका ये सारा प्रश्न आता है। तो ये जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न था, 15 प्रश्न हमने इस वीडियो में इंक्लूड किया था। जो आपका इकोनॉमिक्स यानी जो क्लास 12 इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र के स्टूडेंट है उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था आज का ये वीडियो। आपने पूरा देख लिया और जितने भी मैं प्रश्न आपको बताया हूँ इसको आप कॉपी पेन लेकर बैठ कर नोट कर लेते हैं और इसका आंसर पढ़ लेते हैं तो मेरी गारंटी नहीं में से आपका कोई ना कोई तो प्रश्न फंस ही जाएगा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इंस्टाग्राम पर अभी अभी फॉलो नहीं किया तो जाइए फॉलो कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।